जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप लोग भी क्लास 10th में हो और 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है क्लास 10th विज्ञान 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताने वाला हूं, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, आ सकते हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लेना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है। जो समतल दर्पण हो उसकी फोकस दूरी है, तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है अनंत, और ऑप्शन सी है 25 सेमी, और ऑप्शन डी है -25 सेमी। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत। यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है तो वह अनंत होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। यानी कि एक उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी होगी, यानी कि कितनी होगी, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पर पूछी गई है। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, तो फोकस दूरी का सूत्र होता है F बराबर R/2। और यहाँ पर R कितना है, यानी कि इसकी त्रिज्या, तो इसकी वक्रता त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर, R बराबर 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसमें सूत्र लगा देंगे, F बराबर R कितना है 32, तो 32/2। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 16 दूनी 32 होता है, तो F बराबर 16 आ जाएगा। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर बनता है मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब। ऑप्शन ए है कार्निया पर, ऑप्शन बी है आइरिस पर, और ऑप्शन सी यहाँ पर पुतली पर, और ऑप्शन डी है रेटिना या दृष्टि पटल पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए कि मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा रेटिना या दृष्टि पटल पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना या दृष्टि पटल पर। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 25 मीटर, और ऑप्शन बी है यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है यहाँ पर 2.5 मीटर। तो दोस्तों इसका क्या सही उत्तर होगा, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु स्थित होता है। जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसका दूरबिंदु स्थित होता है। ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, और ऑप्शन सी है अनंत पर, और ऑप्शन डी है अनंत से कम दूरी पर। क्या होगा इसका सही उत्तर, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका मैं आपको सही उत्तर बता दूं तो वो होगा अनंत से कम दूरी पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनंत से कम दूरी पर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु स्थित होता है, वह होता है अनंत से कम दूरी पर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है दूर दृष्टि दोष के कारण। ऑप्शन ए है रेटिना पर, और ऑप्शन बी है रेटिना से आगे, ऑप्शन सी है रेटिना के पीछे, और ऑप्शन डी है कहीं नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर रेटिना के पीछे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना के पीछे। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, छठा का सी ऑप्शन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, किस रंग का होता है। ऑप्शन ए है लाल रंग का, ऑप्शन बी है पीले रंग का, और ऑप्शन सी है बैंगनी रंग का, और ऑप्शन डी है हरे रंग का। तो इसमें कौन से रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैंगनी रंग का। इसके बाद 8वां प्रश्न है कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जो आसमान है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन ए है
प्रकाश के परावर्तन के कारण, और ऑप्शन बी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और ऑप्शन सी है यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और ऑप्शन डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो कि यहाँ पर है प्रश्न कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पर कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। जो स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कहाँ पर स्थित होता है? ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर पर, और ऑप्शन सी है 100 सेंटीमीटर पर, और ऑप्शन डी है अनंत पर। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनंत पर। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत पर स्थित होता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10 कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन बी है प्रोटॉनों द्वारा, और ऑप्शन सी है यहाँ पर आयनों द्वारा, और ऑप्शन डी है यहाँ पर न्यूट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा होता है किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है कि विभवांतर का मापक यंत्र है। विभवांतर का मापक यंत्र क्या है? ऑप्शन ए है धारा मापी, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, और ऑप्शन सी है अमीटर, और ऑप्शन डी है ओम मीटर। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। विभवांतर का मापक यंत्र वोल्ट मीटर होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। जो प्रतिरोध होता है आपका उसका मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है ओम सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी है ओम सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है वोल्ट। इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका उत्तर यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका उत्तर आप लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ऑप्शन ए है जनित्र, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, और ऑप्शन सी है अमीटर, और ऑप्शन डी है मीटर। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र है, यानी कि जिसे हम कहते हैं जनरेटर, वही है यहाँ पर जनित्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14। तो 14 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनेमो जो होता है वह क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए है आवेश, ऑप्शन बी है विद्युत वाहक बल, और ऑप्शन सी है विद्युत क्षेत्र, और ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। डायनेमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है कि जीवाश्म ईंधन है, इनमें से कौन सा है जो जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन ए है पेड़ पौधे, ऑप्शन बी है जीव जंतु, और ऑप्शन सी है कोयला एवं पेट्रोलियम, और ऑप्शन डी है कोयला। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर कोयला एवं पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला एवं पेट्रोलियम। तो यहाँ तक हमारे 15 प्रश्न क्लियर हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है कि तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है यूरेनियम, और ऑप्शन सी है जैव मात्रा, और ऑप्शन डी है यहाँ पर जीवाश्मी ईंधन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है इनमें से, तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्मी ईंधन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्मी ईंधन। तापीय विद्युत संयंत्र में जीवाश्मी ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? यानी कि जो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए है धूप वाले दिन, और ऑप्शन बी है बादलों वाले दिन, और ऑप्शन सी है गर्म वाले दिन, और ऑप्शन डी है यहाँ पर पवनों यानी कि वायु वाले दिन। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बादलों वाले दिन, क्योंकि जो गर्म जल प्राप्त करने के लिए जो हम सौर जल तापक का उपयोग करते हैं वह सिर्फ और सिर्फ धूप से यानी कि सूर्य की ऊर्जा से ही उसमें जल गर्म होता है। तो जब बादल छाए रहेंगे, जब धूप ही नहीं लगेगी, सूर्य का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तब उस यंत्र का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बादल वाले दिन।
इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है कि वे पदार्थ जो दैनिक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर जैव निम्नीकरणीय और ऑप्शन बी है अजैव निम्नीकरणीय और ऑप्शन सी है जैव उच्चीकरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है यहाँ पर कि निम्न में से कौन क्षयशील संसाधन नहीं है। इनमें से कौन क्षयशील संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन जीवाश्मी ईंधन और ऑप्शन सी है यहाँ पर वन और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो कौन है जो क्षयशील संसाधन नहीं। क्षयशील मतलब कम होने वाला संसाधन नहीं है, ऐसा संसाधन जो कभी कम ही नहीं हो सकता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की कभी कमी ही नहीं होगी। सौर ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है यहाँ पर कि गंगा को प्रदूषित करने वाले कारक हैं। गंगा को प्रदूषित करने वाले कौन से कारक हैं। ऑप्शन ए है कीटनाशक, ऑप्शन बी है रसायन, ऑप्शन सी है कचरा वाहित मल और ऑप्शन डी है ये सभी। इनमें से कौन गंगा को प्रदूषित करने वाले कारक हैं। तो ये सभी हैं, यानी कि कीटनाशक भी हैं, रासायनिक भी हैं और कचरा वाहित मल भी, ये सभी गंगा को प्रदूषित करने वाले कारक ही हैं। प्रश्न नंबर 20 तक हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं, इनमें से प्रश्न आ आपके बोर्ड परीक्षा। तो आई होप कि आपको यह सब समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।